जैसे रिसेंटली क्या हुआ है कि ड्रीम इलेवन उनको बैन कर दिया गया। ह्यूमन टच तब आएगा जब आप कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दोगे। Globally, you are handling products and everything in e-commerce. So how difficult for you to manage? अभी तो बहुत कुछ है, व्हाट्सएप है, मेल है, जूम है, आप डेली बेसिस पे कॉल्स रख सकते हो। अगर पॉलिसीज आपके फेवरेबल है तो आप ग्रो कर जाओगे, हाँ। और अगर वो बैरियर है तो फिर आपको इम्पैक्ट करेगा। So hi Nitish, हाय, कैसे हो आप? ऑल गुड ऑल गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड। सो जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आपको 12 साल से एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स सेक्टर में, तो हाउ यू स्टार्टेड एंड थॉट कि, क्योंकि आज के टाइम में तो अवेयरनेस है फिर भी ई कॉमर्स के बारे में, राइट? लेकिन उस टाइम आई थिंक उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उतनी अवेयरनेस नहीं होगी, तो हाउ यू स्टार्टेड एंड थॉट कि अब मुझे इसमें जाना है? सो मेरा ना पहले से था, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कुछ डिजिटल मार्केटिंग या कुछ इस फील्ड में कुछ करना है। बट उतना समय मुझे भी नहीं पता था, इंटरनेट का उतना एक्सेस नहीं था। हाँ, देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी विद फ्लिपकार्ट एंड उस तो आई हैव डिसाइडेड टू जॉइन फ्लिपकार्ट। बट उसके साथ ही और भी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थे जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट आई चूज फ्लिपकार्ट बिकॉज मुझे था कि यार इसमें कुछ नया है, ये डिजिटली सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं। और बट उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। व्हेन आई जॉइन फ्लिपकार्ट नोबडी वाज अवेयर अबाउट द ब्रांड और ब्रांड में उसको कंपनी के बारे में भी नहीं पता था। सो बट आई चूज इट एंड वी ग्रेजुअली ग्रो इन टर्म्स ऑफ करियर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। उसके बाद फिर जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो करता क्या? करता गया दोस्त और ज़्यादा लोग अवेयर हो गए, फिर वो एक ब्रांड बन गया। उसके बाद बहुत सारा कंपटीशन आ गया, फिर और ज़्यादा हायरिंग्स होने लगे। सो इट टुक टाइम बट नाउ आई एम ऑलमोस्ट 11 प्लस years of experience with e-commerce industry. सो आई एम क्वाइट अवेयर अबाउट कि कैसे रन करता है, क्या बिजनेस है, कहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं और कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो इंडिया का ई कॉमर्स बाकी अदर कंट्रीज से अलग क्यों है? सो इंडियन कस्टमर ना बाकी कस्टमर से थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, कार्ट में ऐड करते हैं एंड दे वेट कि अब करें या ना करें। कूपन एप्लीकेबल होगा या डिस्काउंट आएगा। सो द वेट फॉर द प्राइसिंग कि कब प्राइस थोड़ा रिड्यूस सा डाउन हो, हाँ। और दे कैन मेक अ पेमेंट एंड बाय इट। सो वैसा रहता है। बट यूएस में या बाकी जगह पे अगर उनको नीड है तो दे कैन इमीडिएटली मेक ए डिसीजन और इमीडिएटली बाय कर लेते हैं। इंडिया में थोड़ा सा लोग प्राइस सेंसिटिव हैं यहाँ के कस्टमर्स को। अभी लेकिन चेंज हो गया है। अभी आप देखो कि बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं जिनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आप मिंत्रा पे या आजियो जैसे प्लेटफॉर्म पे या नाइका पे जहाँ पे इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स अवेलेबल हैं एंड दे आर रियली डूइंग गुड। तो अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। उसका एक रीज़न है यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज हो गया। सो नाउ पीपल आर बाइंग इट और वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो जैसे अगर मेरा भी मानना यही है कि ज्यादातर लोग जॉब करना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू बिजनेस, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा उसमें? वो सिक्योर होता है ना कि आपको 30 को सैलरी आ जाती है, एक फिक्स चीज है वो, फिक्स आपकी अमाउंट आ रहा है, आपको 9 to 5 जॉब करना है आईटी में और या किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओ तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है और आप उसके बाद आप अपने घर इंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वही है, इसकी वजह से लोग शायद ज़्यादा जॉब को प्रेफर करते हैं। अभी थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी आप देखो Tier 2 Tier 3 से लोग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। यस, वहाँ पे भी स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं। इंदौर इज़ वन ऑफ द सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं अभी। उसके बाद आप भोपाल में चले जाओ, कानपुर में, आगरा में। तो अभी छोटी जगह से भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं और धीरे धीरे वो ग्रो भी कर रहे हैं। D2C ब्रांड्स बहुत सारे आ गए हैं। सो दे आर डूइंग ग्रेट और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से भी लोगों को आना चाहिए और आके बिजनेस में या फिर किसी और भी फील्ड में आके, बट थोड़ा R&D करना चाहिए। और R&D करने के बाद कुछ नए प्रोडक्ट इनोवेटिव हो और उसके साथ हो, अगर नए स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो जल्दी ग्रोथ होगी। ओके। तो जैसा आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग अपनी फ्लिपकार्ट के साथ की थी, तो अगर आप किसी यूथ को बताना चाहोगे एक जर्नी, तो इट्स गुड टू स्टार्ट विद द ब्रांड। या ऑब्वियसली आपको, अगर आप आज किसी को अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन के साथ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑब्वियसली उसके लिए तो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि
अभी क्या वो स्टार्टअप नहीं रहा, बट जब वो स्टार्टअप था तो बहुत रैपिडली चेंजेस होते हैं स्टार्टअप में ना, कि आज कुछ और डिसीजन है, कल कल को कुछ और होगा, हाँ परसों कुछ और होगा। तो वो आपको सीखने को मिलता है, और आप एंड टू एंड प्रोसेस सीखते हो कि डे वन पे क्या करना है, और जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो उसके बाद आपको सब कुछ पता होता है कि कैसे करना है, कहाँ पे क्या करना है, क्या ड्रॉबैक है, क्या चैलेंजेस है। तो वो सारा कुछ आप सीखते हो, और ब्रांड के साथ ऑब्वियसली आपके करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी वो अच्छा हो सकता है अगर आपके साथ कोई ब्रांड नेम है। नेम ऐड हो जाता है। तो अभी जैसे अगर रिसेंट देखें फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अलावा कोई और ऐसा ब्रांड जो अपकमिंग अच्छा होने वाला है हमारे लिए, बाइंग कस्टमर्स के लिए या फिर दोनों पर्सपेक्टिव से, मतलब बाइंग कस्टमर्स एंड फॉर जॉब। जॉब पर्पस या जॉब के लिए तो यार देखो, जैसा है कि आपको जहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, जहाँ पे आपकी लर्निंग अच्छी है, तो वो कंपनी अच्छी है। हाँ कस्टमर पर्सपेक्टिव से क्या है कि कस्टमर्स को चाहिए डिस्काउंट, प्राइस, थोड़े से हाँ हाँ, और उनको चाहिए कि उनकी जो बजट है उसमें वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। सो उसके हिसाब से अभी कंपटीशन अभी भी है, बट अभी अगर आप देखोगे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, नाइका, इनके अलावा कोई या अजियो है, और कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो वो एक गैप आ गया। पहले क्या था, 2016, 17, 18 के टाइम पे बहुत सारे स्टार्टअप्स, वूनी, यपमी, ऐसे बहुत सारे थे, और वो धीरे धीरे ग्रो नहीं कर पाए। उनका जो भी फेलियर का रीज़न रहा हो, बट वो फिर बंद होते चले गए, और उसकी वजह से जो वो कस्टमर था वो इधर मूव्ड हो गए। सो मीशो इज वन ऑफ देम। मीशो ने काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया है पिछले 2-3 सालों में। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड विद द चीफ, तो अभी वो क्वालिटी पे भी फोकस कर रहे हैं। प्राइस उनका बहुत अच्छा है। उनका मेन जो टारगेट कस्टमर है वो टियर 2, टियर 3 का है। तो उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया, और वो ग्रो भी कर रहे हैं, और अभी वो आईपीओ के लिए भी जा रहे हैं। तो हम होपिंग कि ऐसे कुछ और 1-2 स्टार्टअप आए। तो मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी फील्ड हो ना, उसमें किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। यस तो वो जो मोनोपोली हो जाती है ना, कि अभी अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट रह जाएंगे तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी। हाँ तो वो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अगर देयर शुड बी चेंज। यस, तो देयर शुड बी चेंज। तो अगर कोई और दूसरे लोग आते हैं, या कोई दूसरा ग्रुप Brand. ऑलरेडी जो एक एस्टेब्लिश है, और वो अगर ई कॉमर्स में अपना कुछ स्टार्टअप या कुछ ऐसा लेके आते हैं, तो उनको भी आगे ग्रोथ के चांसेस है। ओके सो जैसा अभी आपने मतलब आपके इंट्रोडक्शन में भी था कि यू आर हैंडलिंग एशिया राइट, ग्लोबली यू आर हैंडलिंग प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग इन ई कॉमर्स, सो हाउ डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज? मैनेज नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया है। पहले बहुत सारे चैलेंजेस थे, लैंग्वेज बैरियर था, आप कनेक्ट नहीं कर सकते थे। अभी तो बहुत कुछ है, व्हाट्सएप है, मेल है, जूम है, आप डेली बेसिस पे कॉल्स रख सकते हो, डेली बेसिस पे डेटा आपको रियल टाइम डेटा सीआरएम के थ्रू आपको मिल जाता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। आपको किसी भी कंट्री से आप बाई कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सप्लायर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे B2B प्लेटफॉर्म, तो उनके थ्रू आप जा सकते हो, और डायरेक्ट सप्लायर के साथ नेगोशिएट करके आप प्रोडक्ट ले सकते हो। आप सैंपल्स पहले कलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो अब बहुत इजी हो गया है कंपेयर टू अगर आप पहले के टाइम में देखो, आज से 8-10 साल पहले, हाँ वहाँ पे बहुत चैलेंजेस थे, ऐसे इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। बट अभी भी कुछ कुछ गैप है, जैसे B2B क्रॉस बॉर्डर है, इसमें अभी भी गैप है। आप देखोगे अलीबाबा के अलावा कोई ऐसा सच बड़ा प्लेयर आपको नहीं दिखता है। इंडिया से तो कोई भी नहीं है। इंडिया मार्ट है, वो ज़्यादा डोमेस्टिक पे फोकस करता है, उनका इंटरनेशनल अभी उतना नहीं है। ट्रेड इंडिया है, वो प्योरली डोमेस्टिक है। तो इंडिया से तो कोई भी क्रॉस बॉर्डर B2B नहीं, और ये बहुत बड़ा गैप है। इसी वजह से हम जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबली अभी प्रमोट नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये चीज़, अगर कोई भी ऐसा लोग जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, अगर वो कोई इनिशिएटिव लेता है B2B के लिए, सो देयर इज अ चांस कि वो ग्रो करेगा। ओके तो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, क्या वो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं? पॉलिटिकल इश्यूज एज सच, पॉलिसीज नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज जैसे राजनीति हो गया, उनका काफी मेजर रोल रहता है ना, किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो कराना है, हटवाना है। हाँ, सो जो पॉलिसीज है ना, वो इम्पैक्ट तो करते हैं। इंडिया में पॉलिसीज या तो बैरियर है या रनवे है। ओके, अगर पॉलिसीज आपके फेवरेबल है तो आप ग्रो कर जाओगे। हाँ और अगर वो बैरियर है तो फिर आपको इम्पैक्ट करेगा। अभी जैसे रिसेंटली क्या हुआ है कि गेमिंग जो गेमिंग साइट्स थी, ठीक है, उनको बैन कर दिया गया। पबजी एंड ऑल जो थी। यस, पबजी नहीं, ड्रीम 11 और इस अच्छा, ड्रीम 11 का भी अभी था कुछ। तो जैसे जहाँ पे आप मनी
इन्वॉल्व होता है ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स थे, काइंड ऑफ गैम्बलिंग। तो अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को आपने बैन कर दिया जहाँ पे उनका रेवेन्यू था 3,000 करोड़ के आसपास का, तो वो उनको बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन वो सोशली बहुत उसका अलग इम्पैक्ट है। अगर वो पॉलिसीज अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो रहे थे उससे, बहुत फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में इशू आ रहा था लोग, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। ओके तो वो ठीक भी है, बट अभी बहुत कुछ चेंज हो गया। यूपीआई इज वन अ गेम चेंजर जिसने बहुत कुछ चेंज इजी कर दिया किया। सो अभी आप देखो एक सब्जी वाला भी यूपीआई है, और एक 5 स्टार में भी आप यूपीआई ले सकते हो। सो इट्स वेरी गुड। नाउ द थिंग्स आर चेंज एंड दिस गवर्नमेंट इज वेरी फेवरेबल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ओके हाँ, बिकॉज मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, ये सारी चीजें जो नए नए इनिशिएटिव्स है वो वहीं से आ रहे हैं। तो जैसे मार्केटिंग का भविष्य क्या है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एड्स है, या फिर एआई का जो इन्वॉल्वमेंट है आज के टाइम में, उसके बारे में? यार एआई आपको ना सजेस्ट कर सकता है, स्क्रिप्ट लिख के भी दे सकता है, हाँ बिल्कुल। बट वो ह्यूमन टच नहीं आएगा। ह्यूमन टच तब आएगा जब आप कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दोगे। कस्टमर इंटरेस्ट ही मेन चीज है। अगर कस्टमर आपका इंटरेस्टेड है और वो रिपीटेड कस्टमर है, उसका ट्रस्ट है उस ब्रांड पे, तो और वो वापस बार बार आपके पास आ रहा है और लोगों को भी सजेस्ट कर रहा है थ्रू द रेफरल्स, नॉट फॉर रेफरल्स की उसको कुछ कैशबैक मिल जाए, ऐसा नहीं। वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड है और वो प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहता है, उसके बाद अगर वो रेफरल दे रहा है तो इट मीन्स कि वो आपका लॉयल कस्टमर है। और वो अभी इंडिया में इन टर्म्स ऑफ अगर मैं ई कॉमर्स में देखूंगा तो ये थोड़ा सा इशू है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर उतना लॉयल नहीं रहता है जितना कि यूएस में, दूसरी कंट्रीज में। क्योंकि यहाँ पे लोगों को दिखता है कि हाँ यहाँ पे प्राइस कम है तो आज यहाँ से ले लेते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट्स पे ऑफर मिल गए तो वहाँ से ले लेते हैं। हाँ हाँ, रेगुलर कस्टमर्स तो नहीं होते हैं। सो कस्टमर रिटेंशन इज अ वेरी बिग टास्क। और जो भी डिजिटल मार्केटिंग में लोग किसी भी कंपनी में आप देखोगे जो उनका मेजर एक्सपेंस होगा मार्केटिंग के लिए, वो कस्टमर रिटेंशन पे जाता है। ओके सो जैसा अभी आपने बताया कि यूएस के जो लोग हैं उनका डिफरेंट परसेप्शन होता है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो व्हाट यू फाइंड द बेसिक थिंग, मतलब डिफरेंस बिटवीन अस एंड देयर, लाइक इन टर्म्स ऑफ बैरियर्स? जो बाइंग साइकोलॉजी है वही डिफरेंट है। अगर यहाँ पे किसी को कुछ बाई करना है तो वो बहुत ज़्यादा अगर किसी को इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है तो दे कैन बाई इफ दे आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स थ्रू ऑफलाइन और एज वेल ऑनलाइन, वो दोनों से बाई कर सकता है। बट इंडिया में शायद लोग वेट करते हैं कि अभी दिवाली सेल आएगी या बिग बिलियन डेज या अमेजोन प्राइम सेल या ऐसे कोई सेल आते हैं तो उससे प्रेफर करते हैं, उस टाइम करते हैं कि उस टाइम पे वो प्राइस हैवी डिस्काउंट्स होंगे। या ऑफलाइन में भी जब वो किसी रिलायंस डिजिटल या क्रोमा में विजिट करते हैं तो वो वेट करते हैं कि बैंक का कौन से कार्ड पे कैशबैक मिल जाएगा या कोई डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा। सो ये एक मेजर चेंज है और वो गलत भी नहीं है। हर कंट्री का एक अपना नजरिया है, वहाँ के लोगों का अपना स्टाइल है, उनकी अपनी माइंड कैपेसिटी है। तो इसलिए इंडियन ऑडियंस बाकी जगह से थोड़ी सी प्राइस सेंसिटिव है, थोड़ा इमोशनली भी हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो भी एक इम्पैक्ट होता है कि अगर आप कितना इमोशनली अगर आप किसी ऐड के थ्रू या अपने सर्विसेज के थ्रू अगर कस्टमर गेन कर सकते हो तो वो भी इम्पैक्ट करता है। ओके और फाउंडर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना या ब्रांड इमेज? आज के टाइम में तो बहुत हो गया है। आप देखो कोई भी फाउंडर्स है आपको इजीली इंस्टाग्राम और सभी ने मोस्टली यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर मीटिंग्स या जो भी उनका डेली जर्नी है तो वो भी वो आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स वगैरह में थ्रू अपलोड करते हैं। सो अभी वो हो गया है क्योंकि इलॉन मस्क को भी ना आज के टाइम में टेस्ला को बेचने के लिए बाहर निकलना पड़ता। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ला के बस शोरूम उन्होंने बना दिए और वहाँ बिक रही है, अब उनको भी आगे आना पड़ रहा है। तो अभी इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, चाहे अनुपम हो या फिर अमन गुप्ता हो, तो अब वो आ रहे हैं खुद से अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी का यूएसपी, अपने प्रोडक्ट का यूएसपी बता रहे हैं। सो इट्स गुड, मतलब उसमें कोई बुरा नहीं है। सो और एक ब्रांड वैल्यू भी करना हो जाती है वहाँ पे क्रिएट, दूसरा कस्टमर को ट्रस्ट भी हो जाता है। फाउंडर आके कुछ बोल रहा है तो कस्टमर एक बार ट्रस्ट करता है कि हाँ ये शायद ठीक ही होगा। हाँ, और जैसे अभी आपने बात की एलन मस्क की, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है आज के टाइम में फॉर एवरी बिजनेस, मतलब छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
राइट? तो उसमें आप क्या हाइलाइट्स, मतलब आप भी अपनी चीजों में ये यूज करते हो सोशल मीडिया? या ऑब्वियसली मार्केटिंग तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ वेरी की कंपोनेंट। तो आज के दौर में अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो इट मीन्स कि आप अवेलेबल इन एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, राइट? तो अगर आप सोशल मीडिया पे होना, वहाँ पे प्रोएक्टिव होना, ये आपको बताता है कि आप अवेयर हो चीज़ों से, और बाकी न्यूज़ देखना या फिर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस न्यूज़ या कोई भी कैसे भी, अगर आप किसी भी तरीके का न्यूज़ कंज्यूम करते हो या अगर आपको पता है कि क्या चल रहा है देश में, समाज में क्या चल रहा है, और आप अवेयर रहते हो, तो वो विच इज़ अ गुड थिंग। और आजकल होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल में यूजर्स हैं, मोबाइल लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है बहुत इजीली, एक होता है ना पहले। इजीली। और दूसरा चीज ये है कि एक ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाता है, ये भी कि कस्टमर फर्स्ट टाइम में बाई ना करें, लेकिन वो आपके ब्रांड से अवेयर हो गया कि हाँ ये एक ब्रांड है और ये एग्जिस्ट करता है मार्केट में, तो अगली बार अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो वो शायद आपको गूगल करके ढूंढेगा और फिर आपकी वेबसाइट पे आके वो कुछ प्रोडक्ट एक्सप्लोर करेगा। तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया फाउंडर्स, तो लेकिन ये एक ड्रॉबैक भी तो हो सकता है कि यू गाइज आर वेरी इजीली अवेलेबल। अब नहीं है, पहले शायद था, ठीक है, बट अभी इतना नहीं है क्योंकि अभी वो है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अवेलेबल नहीं रहोगे, टीवी कमर्शियल्स नहीं चलाओगे, अगर आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं होगे, तो फिर लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता ही नहीं चलेगा। ब्रांड अवेयरनेस नहीं होगी, प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं होगी, तो कैसे करेगा? अगर आपने कुछ इनोवेटिव किया है, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को उसका प्रमोशन नहीं करोगे, हाँ, तो कैसे आप सेल करो? आप कैसे सेल कर पाओगे जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, वो किस बारे में है, या कोई सर्विसेज आप लॉन्च कर रहे हो, तो कैसे आप, अगर आप एक रेस्टोरेंट भी ओपन करते हो, आपको एटलीस्ट अपने लोकल एरिया में आपको पैम्फलेट्स हाँ, अवेयरनेस करने के थ्रू, लोकल चैनल्स के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। अगर अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी तो फिर प्रोडक्ट पे सेल कैसे आएगी? क्या इंडियन स्टार्टअप्स जो है वो बहुत वेस्टर्न कंपनीज को फॉलो कर रही हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है हमारा? कुछ हद तक कर रहे हैं। अगर आप ई कॉमर्स भी देखो तो पहले अमेजोन आया यूएस में, उसके बाद से यहाँ पे फ्लिपकार्ट आया। सो यस वी फॉलो, और ये एक चैलेंज भी है और ड्रॉबैक भी है हमारा कि हमने कुछ भी अभी तक इनोवेटिव नहीं किया है। अब इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इंडस्ट्री आप ओवरऑल भी देखोगे तो पिछले 40-50 सालों में इंडिया ने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं निकाला जो ग्लोबल अवेलेबल हो और जिसका एक्सेप्टेंस हो। हम आज से 20 साल पहले आउटसोर्स इंडस्ट्री को बूम मिला, आईटी सारा इंडिया में मूव हो गया बिकॉज ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे लेबर सस्ता था, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट्स आने लगे। लेकिन उसके बाद भी आईटी आने के बाद ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ऐसा नहीं हमने कि कोई नया प्रोडक्ट बना दिया। फेसबुक यहाँ से नहीं है, इंस्टाग्राम यहाँ से नहीं है, व्हाट्सएप यहाँ से नहीं है, ईमेल यहाँ से नहीं है, तो कुछ भी इंडिया ने इनोवेटिव नहीं किया। और मुझे लगता है कि ये अब राइट टाइम है कि अगर आप अभी इनोवेट कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं बनाते हो तो फिर आगे सरवाइव करने में बहुत चैलेंजेस हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर्स को भी वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे जॉब में तो हम कहते हैं कि 9 to 5 एक जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्या वो भी अपना वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं? नहीं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक मिथ है। आप 12 घंटे 15 घंटे तो काम करते ही हो ना, आप जॉब में भी 15 घंटे तो काम करते हो। अगर आप नोएडा, दिल्ली कहीं पे भी रहते हो, 2-3 घंटे तो आपके ट्रैवलिंग में निकल जाते, 8-10 घंटे की आपकी जॉब है, तो आप 13-14 घंटे तो वैसे ही काम कर रहे हो। तो अगर बीइंग एंटरप्रेन्योर, अगर मैं 15-16 घंटे काम कर रहा हूँ और वो भी अपने लिए काम कर रहा हूँ और मेरा पैशन है किसी भी चीज़ को अचीव करने का, तो इट्स ए गुड थिंग। तो मुझे नहीं लगता कि वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कुछ होता है। और पहले भी लोग काम करते थे, जो लोग, अगर आज से जब आप देखो इंडिपेंडेंस से पहले भी लोग जो फार्मर्स थे वो तो दिन रात काम करते हैं। आज भी फार्मर्स दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं, और उनके लिए तो कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। बट हम आईटी या किसी और इंडस्ट्री में आजकल ये हो गया है कि वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए आपको, 15 घंटे काम नहीं कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता। और अगर आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फिर अचीव कैसे होगा? बट एक मेंटल बैंडविड्थ भी तो होगी।
मेंटल बैंडविड्थ आप वो ना साइकोलॉजी हो गई है कि यार मुझे पीस नहीं है, मुझे हाँ, नहीं क्वालिटी टाइम्स हो गए, क्वालिटी कुछ टाइम फैमिली टाइम। क्योंकि आप जो क्वालिटी टाइम्स होता है वो आप दूसरी चीज़ों पे आप वो टाइम स्पेंड कर देते हो। अब आप आपका मोस्टली आप देखोगे किसी भी बंदे का आज की डेट में अगर आप देखो तो सबका फ़ोन पे टाइम 4-5 घंटे 4-5 घंटे, तो हाँ। तो अगर वो टाइम आप अपनी फैमिली को दे दो तो वो आपका क्वालिटी टाइम हो जाएगा। आप अगर वो अपने किड्स के लिए आप वो टाइम दे दो, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो वो आपका क्वालिटी टाइम है। वो टाइम आज से 10-15 साल पहले ये बात नहीं होती थी क्योंकि तब मोबाइल का इतना यूज़ नहीं था। यूज नहीं तो था। आप लोग साथ में बाहर जाते थे, घूमते थे, कॉफ़ी पीते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, तो वो क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा था। अब वो टाइम ही नहीं है क्योंकि अब सब अपने अपने फ़ोन में फोन में लगे रहते हैं। तो वो क्वालिटी टाइम स्पेंड जो नहीं हो पा रहा है और टाइम तो 24 घंटे ही है ना। हाँ। तो अगर उसमें अगर आपको 12-15 घंटे काम करना है, कुछ घंटे आप पर्सनली अपने लिए चाहिए, फिर आपको नींद भी लेनी है, तो फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा वो आपको फैमिली और फ्रेंड्स को ही देना पड़ेगा। क्या भारत अगला ई कॉमर्स सुपर पावर बन सकता है? या डेफिनेटली बन सकता है क्योंकि हमारे पास ना कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है और सप्लायर्स की भी कोई इशू नहीं है। सो बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। और अगर आप देखोगे तो आज फ्लिपकार्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में वो 37,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू है, तो विच इज़ अ गुड नंबर। और बट मुझे लगता है कि बस मोनोपोली ना हो किसी की भी, और अब थोड़ा सा टेक ड्रिवन होना चाहिए, नए चेंजेस होने चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए और सप्लायर फ्रेंडली भी होना चाहिए। कोई भी ई कॉमर्स हो अगर वो दोनों तरफ फोकस करके चलता है तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। और जैसे ये मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या कभी मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टक्कर दे पाएंगे? हाँ दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि क्रॉस बॉर्डर जब तक नहीं होगा ना स्मूथ, तब तक नहीं होगा। उसके लिए पॉलिसी बैरियर्स जो है उनको हटाना पड़ेगा। अभी जैसे टैरिफ का जो और है, हाँ। चल रहा है यूएस के साथ, तो ये अगर ऐसे चैलेंजेस आते रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट डेफिनेटली जो इंडियन यूएस हो गया अभी, जैसे जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ओडीओपी का कि वन स्टेट वन प्रोडक्ट, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को जियो टैग दिया हुआ है ना, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, हैंडलूम में हम बहुत अच्छा करते हैं, हैंड हमारे पास, ठीक है, वुड्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप उनको, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको प्रमोट कीजिए। और वो बिकता भी है, ऐसा नहीं एक्सपोर्ट में वो जाते हैं, बट क्योंकि क्रॉस बॉर्डर नहीं है, लोग अवेयर नहीं है वहाँ पे सारी चीज़ों से, दूसरी जगह दूसरी कंट्रीज में, तो वो इतना इजी नहीं है। अगर किसी को 4 प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो वो शायद फिर उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, यहाँ से भी आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, वो सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा सा अगर फ्रेंडली हो जाएगा तो फिर हम जल्दी ग्रो कर पाएंगे। बट मुझे उसमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें कि और भी लोग उनके साथ जुड़ें और जल्दी से जल्दी ग्रो करें। ओके, जैसे ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टअप वही लोग स्टार्ट करते हैं जो कि कुछ ऐसा मार्केट में एक लूप होल फाइंड करने के लिए, लाइक ताकि वो लूप होल फिल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लिपकार्ट ने किया तो वो एक लूप होल था कि लोग घर बैठे अपने ऑर्डर कर ले, वो इजीली अवेलेबल हो जाए चीज़ें। तो वैसे अगर आपको कुछ आइडियाज आते हैं या फिर कुछ एंटरप्रेन्योर्स आपसे आके मिलते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ आइडिया और व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू डू फॉर देम? सो डिपेंड करेगा। अगर आप एनालिसिस खुद से करके आते हो तो आई कैन गाइड देम, और अदरवाइज बहुत सारे अभी भी चैलेंजेस है। जैसे मैंने अभी B2B का एग्जांपल दिया, क्रॉस बॉर्डर का, यही एक लूप होल है। यहाँ पे अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको बनाना है कुछ भी, और भी बहुत, अगर आप देखोगे अपने डेली बेसिस की चीज़ों पे देखो ना, तो बहुत ऐसी चीज़ें आप फाइंड करोगे कि जहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो एक बार है, ठीक है, मैं कुछ और फाइंड आउट कर लूँगा, दूसरा वे फाइंड आउट कर लूँगा, तो इसलिए उस पर इतना ध्यान नहीं जाता। बट अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और वो जब वो नंबर बढ़ जाता है मास को लेके, तो फिर आप उसके बारे में सोचते हो। तो ऐसे अगर आप किसी
सिटी में रहता है किसी स्टेट में और वहाँ पे उसके लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वहाँ पे उसको कुछ ऐसा लगता है कि ये एक बड़े लेवल की प्रॉब्लम है, और ये सॉल्व करके Solve कर- कुछ प्रोडक्ट ऐसे में बना के तो फिर उनको करना चाहिए और उनको आगे आना चाहिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसके थ्रू वो उनको कैटर कर सके और उनको मार्केट में आके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर। लॉन्च कर सके। तो जैसे एक होता है टेस्ट मार्केटिंग भी लोग करते हैं बिकॉज ऑफ थोड़े कस्टमर्स को जनरेट करके फीडबैक लेने के लिए, तो वो कितने तक हेल्पफुल रहता है? मैंने जैसे पढ़ा था मार्केटिंग में हम लोगों को टेस्ट मार्केटिंग करनी पड़ती है बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट, है ना? तो हाउ इट इज लाइक बेनिफिशियल फॉर द फाउंडर्स एंड द प्रोडक्ट? इट्स बेनिफिशियल बिकॉज आपको कस्टमर का फीडबैक पता चल जाता है ना कि उसकी अडेप्टेबिलिटी कैसी है मार्केट में, वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं। ओके। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है तो फिर आप उसमें अगर किसी कस्टमर और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चेंजेस के लिए फीडबैक आ रहा है तो आप उसमें वो सर्टेन चेंजेस करके उसको वापस से स्टार्ट दे सकते हैं। और अगर वो प्रोडक्ट की अडेप्टेबिलिटी है, वो मार्केट फिट है, तो आप उसको इमीडिएटली लॉन्च कर सकते हो। Okay. इट्स गुड। मतलब सभी आज भी बड़ी से बड़ी कंपनियां ये लोग ये ट्राई करते हैं। हाँ, टेस्ट मार्केटिंग।